नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की डिक्टेशन मेवाड़ बुक से है, तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, इस विशेष बैठक में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की अवधारणा रही है। इस अवधारणा और परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था की संरचना की गई है। इस संरचना को हमने न केवल अंगीकार किया है, बल्कि इन 50 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूत किया है। और जब जब परीक्षा की घड़ी का सामना करना पड़ा, तब तब हमारा देश इस परीक्षा में खरा उतरता गया है। सारी मानव सभ्यता दो वर्गों में बटी हुई है। एक तो वह समूह है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, और दूसरा वह समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है। इस असमानता की यह खाई बहुत चौड़ी है, और इस खाई को कम करने के लिए निरंतर प्रयास होते हुए भी हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इस खाई की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है। यदि हम संविधान को अंगीकृत करने वाले मूलभूत उद्देश्यों की तरफ दृष्टि डालेंगे, तो पता चलता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। महोदय, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक दल होते हैं, और ये दल अपने अपने सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर मूल उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो साधन अपनाए जाते रहे हैं, उनमें भिन्नता होने के कारण हमें आंशिक सफलता ही मिल पाती है। इसलिए हमें ऐसे क्षण भी निकालना चाहिए जब सभी दल बैठकर समग्र विकास के सिलसिले में अपने विचारों के माध्यम से किसी भावी योजना की परिकल्पना करें। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उपलब्ध ये क्षण निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह अवसर देता है कि हम अपने विकास, उपलब्धि, भूल और भविष्य की दिशा के बारे में आत्मचिंतन करें। यह वह अवसर है जब हम दलीय भूमिका के ऊपर उठकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए गहराई से विचार करें। स्पीकर साहब, भारत की आबादी 1 अरब आंकड़े कई साल पहले पार कर चुकी है। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा है। यह बात ठीक है कि साधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित होती जा रही है, जिसका बुरा असर हमारे अधिकांश संसाधनों पर पड़ रहा है। जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण आवास, भोजन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं से हमारी अर्थव्यवस्था दो चार हो रही है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी का गलत तरीके से दोहन हो रहा है। जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे थे, वहां आज बहुमंजिला इमारत ही इमारत बन रही हैं, जिसके कारण हमारी भौगोलिक
व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि धार्मिक राजनीति के चलते कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाई है। बेहतर है कि देश की चिंता करने वाले लोग जनसंख्या नियंत्रित करने के उपायों के बारे में सोचें। एक परिवार में एक सदस्य के 1 या 2 बच्चे हों, उनको ही सरकारी सुविधा का लाभ देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तभी जाकर हमारा देश विकास के रास्ते पर चल सकेगा। स्पीकर महोदय, मैं भारत की आबादी के बारे में पहले से ही अपना मुख्य वक्तव्य दे चुका हूँ और आज भी बतलाना चाहता हूँ। भारत में बढ़ रही जनसंख्या और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। दिन प्रतिदिन घटते भूजल स्तर से हमारा जीवन दिन पर दिन असुरक्षित होता जा रहा है। खासतौर पर आज भी शहरी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात सर्वे के माध्यम से मालूम हुई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जल संकट वाले 20 शहरों में से 5 भारत के अंदर मौजूद हैं। यह सब कुछ जानते हुए भी हमारे राजनीतिक दल मुफ्त और रियायती दर पर पानी देने के बारे में घोषणा कर देते हैं। दरअसल लोग राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि उन्हें पर्यावरण, जल, जमीन आदि की महत्ता नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी तरफ देश में प्रति व्यक्ति जल की खपत में निरंतर हो रही वृद्धि यह चेतावनी दे रही है। फिर भी इस बात से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ज़रूरी यह है कि हमें बूंद बूंद जल की अहमियत को नज़रअंदाज न करके उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय महोदय, मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ एक नवीन अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अमला नहीं है। अमले के अभाव में बीमार जनता बहुत परेशान होती है। कई व्यक्ति इलाज के अभाव में बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अभी तक चिकित्सालय में अमले की पद स्थापना नहीं की गई है। वास्तविक रूप से वर्तमान में अस्पताल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहाँ डॉक्टर, ड्रेसर और अन्य अमला तत्काल नियुक्त किया जाए। श्रीमान जी, हमारे विधानसभा के अंतर्गत 30 किलोमीटर नवीन मार्ग मुख्यालय की मुख्य सड़क बनवाने, उनकी मरम्मत करने संबंधी कई बार कार्यपालन यंत्री, माननीय मंत्री, प्रमुख अभियंता, सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव दिए गए तथा पत्राचार भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है, परंतु प्रस्ताव का अनुमोदन अप्राप्त है। सुनने में आ रहा है कि बजट के अभाव में यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं और ना ही उनकी मरम्मत कर पा रहे हैं। यहाँ का रास्ता अभी भी बहुत ही खराब है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है। अच्छी सड़क ना होने के कारण राहगीर एवं रहवासियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना अक्सर होती रहती है। विभागीय लापरवाही, उदासीनता के कारण ग्रामवासियों में विभाग के प्रति भारी असंतोष है। कृपया मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। सभापति जी, मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर
प्रस्ताव अनुमोदित किया जाए। अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टॉप।